आज की ये दूसरी क्लास भूगोल की है। जहाँ से हम छोड़े थे वहाँ से हम पढ़ेंगे आज। जैसे हमारा छूटा था आपका अनच्छादन, अनच्छादन से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं अनच्छादन क्या होता है। अनच्छादन का मतलब वही होता है जैसे जब किसी भी पृथ्वी के परत पर जब टेम्परेचर, ताप, दाब जब पड़ता है तो उनसे जब परतों में जब क्या होती है, जब परतें टूटने फूटने लगती है तब वही प्रक्रिया जो आपका अनच्छादन कहलाता है। ठीक, अब इसमें आपका दो चीज होता है, एक अपक्षय भी होता है, एक आपका अपर्दन ही होता है। ठीक, तो हम पहले अनच्छादन देखते हैं, फिर आपका अपक्षय और अपर्दन दोनों देखेंगे। ठीक, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अनच्छादन। तो जब पृथ्वी पर आंतरिक बल के कारण उसके परतों में परिवर्तन आ जाते हैं, फिर ताप दाब के कारण उसको पाट कर समतल कर देती हैं, यह समतल करने की प्रक्रिया ही अनच्छादन कहलाता है। ठीक, अनच्छादन के अंतर्गत अपक्षय और अपर्दन की क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। चलिए अब देख लेते हैं अपक्षय क्या होता है। अपक्षय का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ किसी भी बल के कारण टूटना फूटना। ठीक, तो जैसे पहला आपका है, जब बाह्य ताप दाब और हवा आदि के दबाव से चट्टानें आपस में टूटने फूटने लगती हैं या टूटने फूटने की क्रिया उसमें होने लगती है, तो यह क्रिया आपका अपक्षय कहलाती है। ठीक, यह आपका तीन प्रकार से होती हैं। कौन कौन सा? एक आपका भौतिक अपक्षय होता है, एक आपका रासायनिक अपक्षय होता है, एक आपका जैविक अपक्षय होता है। अब देखिए भौतिक अपक्षय क्या होता है, जब कोई भी जैसे पृथ्वी के अंदर भूचाल आया या कुछ भी आया तो परतें क्या होती है, उनके अंदर दरार पड़ जाता है, चट्टानें टूट जाती हैं, तो यह आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक, अब रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, जैसे कोई भी केमिकल परिवर्तन जो होता है, जैसे उसमें कुछ ऐसा कुछ मिला दिया जाए कि उसके साथ वो जैसे जल के साथ क्रिया कर लेता है। अगर कोई ऐसी मिट्टी होती है तो वह गीली होकर मतलब फूट जाती है, यानी कि तो वह आपका रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आपका आ जाएगा। ठीक, फिर आपका जैविक क्रिया क्या होता है, इसी प्रकार जो है जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे इसका कोई एक बेस्ट एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, तो मतलब जैसे आपका भौतिक होता है, रासायनिक होता है, इसी प्रकार एक आपका जैविक अपक्षय भी होता है। ठीक, इसके बाद आपका आता है अपर्दन। ठीक, अपर्दन आप क्या होता है, जैसे जब वो टूटे, जैसे चट्टानें जब जैसे टूट गई, जैसे ना टूट कर जैसे इतने इतने पार्टिकल में जैसे जैसे विभक्त हो गई ना, फिर यही पार्टिकल ले जाके नदियाँ इसको ले जाके अपने साथ बहा के ले जाती हैं। तो यही जो बहाने की क्रिया ले जाके जब वो समतल किसी जगह पे इसको पाट देती है नदी के किनारे पर, तो यही क्रिया आपका अपर्दन कहलाता है। ठीक, चलिए इसको हम देख लेते हैं। जब जल द्वारा टूटे हुए चट्टानों के टुकड़ों को बहाकर नदियाँ अपने साथ ले जाती है तो महीन कण बनकर समतल मैदान बना देती है, यानी कि समतल मैदान बना देती है। यह बहाकर लाने की प्रक्रिया ही अपर्दन कहलाती है। ठीक, बात समझ में आई? चलिए अब अपर्दन के भी कारक हैं, कौन कौन से? जैसे नदियां हैं, तो क्या होता है, नदियां के द्वारा क्या होता है, कणों को बहाकर ले जाया जाता है। इसमें आपको नदियाँ अपर्दन से बहने वाली आकृतियाँ भी बनती हैं आपकी। तो कौन कौन सी आपकी आकृतियाँ बनती हैं? वी आकार की घाटी बनती है, ऐसे बनता है, देखिए ये इस प्रकार बनता है ऐसे करके, तो देखिए ऐसे ऐसे करके बनता है। फिर यहाँ से ऐसे जो ये वी आकार जो बना है पूरा, ये ऐसे हमेशा बनता रहेगा, ये ऐसे ऐसे। तो यहाँ से जो जल यहाँ से जो बहेगा, प्रवाहित होगा, यही आपका काटते हुए पर्वतों या चट्टानों को या मिट्टियों को ये आपका वी आकार की घाटी बना देगा। ठीक, तो यहाँ से जो जल प्रवाहित होगा वह आपका वी आकार की घाटी निर्माण करेगा। ठीक, इसके बाद आपका हो गया नदी विसर्ग। अब नदी विसर्ग क्या होता है, जब नदियाँ जो है प्रवाहित होकर जब बहने लगती है इधर उधर, जैसे मान लीजिए नदियाँ यहाँ से ऐसे ऐसे करके बह रही है, फिर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ की मिट्टी टाइट है, इधर की मिट्टी नरम है, इधर टाइट मिट्टी ना होकर फिर ये नदियाँ इधर मुड़ जाएगी। ठीक, देखिए इधर मुड़ जाएगी, फिर धीरे इसके बाद इधर मिट्टी टाइट पड़ गई, फिर इधर मुड़ जाएगी, यानी कि जल अपना रास्ता खुद बनाता है इस प्रकार, यानी कि यह अपना देखिए सांप की तरह बना लेता है अपना रास्ता। तो यही जो सांप की तरह जो रास्ता बनाता है जो जल अपर्दन से, तो यही आपका कहलाता है नदी विसर्ग। ठीक, क्या होता है, नदी विसर्ग। समझ में आ गया? चलिए
इसी प्रकार एक होता है नदी गर्तिका। नदी गर्तिका का मतलब जैसे नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, जैसे नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है तो उसमें गड्ढा हो गया, ठीक। जैसे देखिए ऐसे नदी जा रही है, ऐसे अचानक से गड्ढा हो गया, तो यही जो गर्त होता है यही आपका गर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्त या गर्तिका कहते हैं। इसके बाद आपका एक देखेंगे आपका जलप्रपात होता है। जैसे जलप्रपात क्या होता है सुनिए, देखिए जलप्रपात जो आपका होता है ये आपका जल ऐसे से बह रहा है, ठीक, ऐसे जल बह रहा है, इसके बाद अचानक से यहाँ पे जल इस तरह गिरने लगता है, इस तरह, ठीक। जब इस तरह गिरने लगता है यहाँ पर जैसे खाई में, किसी नदी में, किसी ऐसे महासागर में, तो यहाँ पे आप क्या बनता है, यहाँ पे यह जो क्रिया जो होती है यह आपका जल प्रपात कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रपात। यहाँ पे बहुत से लोग स्नान करने भी जाते हैं, ठीक है, इसका जलप्रपात में लोग अच्छे से मज़ा लेते हैं, ठीक। इसी प्रकार आपका एक होता है गार्ज। अब गार्ज क्या होता है? गार्ज आपका सीढ़ी नुमा संरचना बनाता है, इस प्रकार पानी इसका आता है, ऐसे पानी आएगा, ठीक। इस प्रकार जो आकृति बनती है वे आपके गार्ज के द्वारा बनती है, ठीक। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम जो समझा रहे हैं वो उतना समझ में आना चाहिए आपको, तभी आप कुछ ना कुछ लिख पाएंगे वहाँ पेपर में, और ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूछ लेगा भूमिगत जल से आप क्या समझते हैं, तो भूमिगत जल से आप यही समझते हैं कि जो वर्षा का जो पानी होता है वह धीरे धीरे रिस कर मिट्टी के अंदर यानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, यह क्या कहलाता है? भूमिगत जल कहलाता है। लेकिन आप लिखेंगे कैसे जो परीक्षा में, तो चट्टानों के छिद्रों और दरारों से होकर वर्षा का जल या प्रवाहित जल भूपृष्ठ के नीचे चला जाता है, इसे ही भूमिगत जल कहते हैं, ठीक। वही बात है जो हमने बताया, एकदम सिंपल वे में, सिंपल चीज़ें हैं, बिल्कुल आराम से एकदम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट समझिए, रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक। अब देखिए हिमानी क्या होता है? बर्फ़ के गतिशील ढेर को हिमानी कहते हैं। जो जैसे बर्फ़ नहीं रहता ऐसे ऐसे टुकड़ा बर्फ़ के रूप में रहता है, बहुत सारा ऐसे ऐसे जमा रहता है, तो यही जो बर्फ़ जो जमा रहता है यही आपका हिमानी कहलाता है, ठीक। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आता है पवन। पवन से क्वेश्चन एकदम आता है, ठीक। पवन से आपका क्या तात्पर्य, या पवन से आप क्या समझते हैं? तो गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। जब पवनें चट्टानें से टकराती हैं तो धूल के कणों चट्टानों से टकराकर खुरचते हुए यह अपरदन की क्रिया होती है। पवनें भी क्या करती हैं? अपरदन की क्रिया में मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका चट्टान है ऐसे, और यहाँ से हवा चल रही है, यहाँ से हवा चलती, यहाँ से भी इसको भी क्या करेगी? क्षरण करेगी, इसको भी चोट पहुँचाएगी, फिर यहाँ का जो पार्टिकल यह टूट कर धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार जो है अपरदन की क्रिया में पवन का भी योगदान होता है, ठीक। अब इसके बाद अब आपका आता है लहरें। लहरें क्या होते हैं? ये आपका समुद्र में उठती हैं, यानी कि पानी में उठती हैं। तो समुद्री लहरों के बारे में समुद्री लहरों के बार बार टकराने से समुद्र के तट पर जो कंकड़ पत्थर जो बिछा होता है इनसे भी अपरदन होता है। जैसे देखिए जो किसी भी समुद्र या सागर के जो किनारे पर जो जैसे जो पार्टिकल जो होते हैं या जो चट्टान होते हैं या मिट्टी होती हैं, तो जब समुद्र की लहरें इस पर आती है, टकराती है, तो इसके जो क्या कहती है, इसको क्षरण करती है, इसको किनारे को काट देती है। यही जब काटती है तो यही मिट्टी छोटे छोटे पार्टिकल टूटकर इसके किनारे पर जाकर जमा करती है या कहीं कहीं पर टीला बना देती है, इस प्रकार समुद्र में, ठीक। तो यही आपको क्या कहलाता है? समुद्री लहरें। यह क्यों उठती है? यह पवन का जैसे जब वेग आता है, पवन के वेग के टकराने से समुद्र की लहरें जो होती हैं उठती हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग समझते हैं वायुमंडल, या इंग्लिश में जिसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब देखिए वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के चारों तरफ वायु से घिरी हुई, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो क्या वायुमंडल से जो है पृथ्वी पूरी घिरी हुई है ना, तो आपका क्या होता है? वायुमंडल होता है। अब वायुमंडल के संगठन मतलब इसमें कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक। तो देखिए वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें आपका नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एवं अन्य गैसें जैसे आर्गन हुआ, मीथेन हुआ,
ये सब गैसें आपके 0.97% के अंतर्गत आता है। इन टोटल को अगर मिलाया जाए टोटल 100% बन जाता है। ठीक, आप काउंट करके भी देख लीजिएगा, ऐड करके 100% आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देखिएगा। वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ठीक, CO2 सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में जाने से रोक देती है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में है और जब सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है पृथ्वी पर, तो उसको सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर देती है तथा तापमान को खींच लेती है और उसको जो बहुत ज़्यादा जो है रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है, यानी कि फिर अंतरिक्ष में नहीं जाने देती है। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है। उसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प की मात्रा बढ़ने से होता है। ठीक, इन सब का योगदान होता है ग्रीन हाउस प्रभाव में। ठीक, आप समझ में आएगा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। जैसे समझिए ये सूरज है, यहाँ से किरणें ऐसे आई पृथ्वी पर, यहाँ पे आई और यहाँ से ये जो है जैसे 100% आई, तो यहाँ पे जो 100% अगर मान लीजिए किरणें आई सूर्य की, तो यहाँ पे मान लीजिए 90% यहाँ पे ये या 50% या 60% ये क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली पृथ्वी। यहाँ का वातावरण, वायुमंडल, गैस, धुआं, ये सब जो है पेड़ पौधे सब मिलकर इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे जब ये वापस नहीं हो पाती है, 40 से 50% ही हो पाती है, तो क्या 40 से 50% ये पृथ्वी को ही गर्म करेगी ना। तो इसीलिए अब देखिए आजकल जो है हीट जो है बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है इसी के कारण, इसी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन की भी मात्रा ज़्यादा हो जा रही है, मीथेन की भी, कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि जो पेड़ लगाइए, जब पेड़ लगाएंगे तो ही तो ऑक्सीजन देगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी। क्योंकि इसको देखिए वायुमंडल को जो है मेंटेन करना होता है इसको 100% में। ठीक, जब 100% में मेंटेन होगा तभी तो ये सही रहेगा सारा कुछ। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, ये सब मेंटेन होना चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की संरचना। अब देखिए वायुमंडल की 5 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें? 5 परतों में विभक्त है। पहला आपका क्षोभ मंडल, जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर। ठीक, इसके बाद आपका आ जाएगा समताप मंडल। क्या आएगा? समताप आएगा। फिर इसके बाद मध्य मंडल। ठीक, फिर इसके बाद आयन मंडल आ जाएगा आपका। फिर आपका बहिर्मंडल। ठीक, फिर आपका बहिर्मंडल। 5 हो गया ना। एक आपका क्षोभ मंडल, दूसरा समताप, तीसरा मध्य, चौथा आयन, पांचवा बाह्यमंडल। ठीक, यही आपकी 5 मंडल पाए जाते हैं। अब पांचों को एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल बहुत महत्वपूर्ण है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। कौन सी? यही जो पृथ्वी के ऊपर, जस्ट यही जो पृथ्वी के ऊपर जो लगी हुई जो पाई जाती है वायुमंडल की परतें, ये आपका क्षोभ मंडल कहलाता है। यह ध्रुव पर 8 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का क्षोभ मंडल आपका माना जाता है। सभी तरह के मौसमी घटना इसी क्षोभ मंडल में, जैसे आंधी, तूफान, बादल का बनना, वर्षा, आज सभी जो घटनाएं होती हैं ये सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। ठीक, इस मंडल में ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। कितना मीटर जाने पर? 165 मीटर जाने पर। कितना? 165 मीटर आप गए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान क्या होता था, बढ़ जाता है। ठीक, और अगर पृथ्वी के अंदर अगर आप जाएंगे 32 मीटर, कितना जाएंगे? 32 मीटर अगर आप नीचे जाएंगे तब भी आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। अब आपके एक चीज़ समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए पृथ्वी का तापमान कोड बहुत ज़्यादा हीट है तो अंदर जाएंगे तो उतना गर्म होता जाएगा। चलिए ठीक है, समझ में आता है। लेकिन ऊपर जाने पे तो ठंडा होना चाहिए ना, माइनस में होना चाहिए ना। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है माइनस में भी होता है, लेकिन कब? इन परतों का अलग अलग अपना तापमान होता है। क्षोभ मंडल में जब आप जाएंगे ना, मतलब इसके ऊपर, तब हल्का हल्का गर्म होगा। क्या होगा? हल्का हल्का तापमान बढ़ेगा। फिर आपका जैसे मध्य मंडल हुआ, इन सब में तापमान एकदम स्थिर रहता है पूरा एकदम।
ठीक, इसमें ना तापमान बढ़ता ना तो घटता है। इसके बाद आपका आ जाता है समताप मंडल। अब समताप मंडल को देखिए, इसमें क्या खासियत है। यह क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह मंडल का तापमान स्थिर रहता है। देखिए समताप मंडल का तापमान कैसा होता है, स्थिर होता है। इसमें तापमान ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है। तो समताप मंडल में क्या पाई जाती है, ओजोन परत। एक एक पॉइंट याद करिएगा, पूछ लीजिएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम पूछ लेगा कि समताप मंडल से आप क्या समझते हैं, तो यही आप 3 पॉइंट उठा के लिख दीजिएगा, तुरंत आपका 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अतुलग में ही पूछेगा आपका। ठीक, और अगर मान लीजिए उसको एग्जाम में लघु में पूछना होगा तो ऐसे पूछ लेगा वायुमंडल की कितने परतें पाई जाती हैं, सभी की व्याख्या कीजिए, तब आप 5 परतों को आप लिखेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। इस वायुमंडल में वायुयान उड़ते हैं। सबसे खास बात इसकी क्या होती है, इसमें वायुयान उड़ते हैं। और क्यों उड़ते हैं, क्योंकि इसमें जो है इसका तापमान स्थिर होता है। ठीक, बिल्कुल। चलिए अब आपका आ जाता है मध्यमंडल। मध्यमंडल में क्या होता है, इस मंडल का तापमान सबसे ज़्यादा ठंड होता है। ऊपर से आने वाली सभी उल्का पिंड इसी मंडल में जलकर क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आपका हो जाता है आयन मंडल। और आयन मंडल में क्या होता है, इसमें रेडियो तरंगें क्या होती है, परिवर्तित कर दी जाती है, जिससे हम टेलीविज़न, टेलीफोन आदि का उपयोग कर पाते हैं। इसका यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद 5वां पॉइंट है, जो कि वायुमंडल का लास्ट पॉइंट है, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या होता है, यह वायुमंडल का सबसे बाह्य भाग होता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की सर्वाधिकता पाई जाती है। सबसे अधिक गैसें इसमें पाई जाती हैं बहिर्मंडल में, हाइड्रोजन और हीलियम, इन सब की गैसें पाई जाती हैं। ठीक, अब वायुमंडल का महत्व क्या है, यह देखिए जीवन उपयोगी गैसें होती हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर ये सब ना रहे तो यह सब भी जो है हमारे जीवन के लिए संकट का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद अगला है वायुमंडल में जो है अगर वायु ना रहे तो वायुयान उड़ नहीं पाएगा, इसलिए हमारे लिए वायुयान के उड़ने के लिए भी ये उपयोगी है। इसके बाद मौसमी परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन इसी के कारण होता है, जहाँ का जैसे तापमान जिस स्फीयर का जैसे रहता है। ठीक, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें भी यहाँ से ये जो है ओजोन परतें जो होती है वह आपका रोकती है। ठीक, तो ये सब है वायुमंडल का क्वालिटी, यानी कि इनकी ज़रूरतें और इनका लाभ इनसे होने वाले। अब इसके बाद वायु दाब देखते हैं। वायु दाब क्या होता है, वायु के द्वारा पृथ्वी पर दबाव डाला जाता है, इसे ही वायु दाब कहते हैं। और इस वायु दाब को हम लोग बैरोमीटर से नापते हैं। किसे नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं। वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं आपके 2, एक आपका समुद्री तल, एक आपका तापमान। ये आपके 2 कारक हैं। वायुमंडल की पेटियाँ आपकी कितनी हैं, पेटियाँ आपकी 2 पेटियाँ हैं। वायुमंडल की दाब की 2 प्रकार की पेटियाँ पाई जाती है, एक आपका उच्च दाब पाया जाता है, एक आपका निम्न दाब पाया जाता है। अब समझिए, अब देखिए पेटियाँ आपकी वैसे 4 पाई जाती हैं। कितनी पेटियाँ पाई जाती हैं, 4 ही पेटियाँ पाई जाती हैं। लेकिन आप लोग एग्जाम में लिखेगा पृथ्वी पर वायुमंडल की 7 पेटियाँ पाई जाती हैं। कैसे, एक आपका मध्यमंडल हो जाएगा, यानी भूमध्य रेखा पर निम्न वायु दाब आपका हो जाएगा। फिर दूसरा आपका हो जाएगा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी हो जाएगा, ये आपका 2 पाया जाता है। फिर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाया जाता है, ये भी 2 पाया जाता है। फिर इसके बाद ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी पाया जाता है, यह भी आपका 2 संख्या में पाया जाता है, यानी कि 2 यहाँ पे ये हो जाएगा 6, एक ये, यानी 6 1 बराबर 7, आपका 7 टोटल पेटियाँ पाई जाती हैं। ठीक, अब चलिए अभी हम उसका चित्र बनाए हैं आगे, अभी हम उसकी सारी जो है पेटियाँ दिखा देते हैं। ठीक, वायुदाब की। वायुमंडलीय तापन क्या होता है, पहले इसको समझिए। वायु का गर्म होना क्या कहलाता है, यानी कि सूर्य की किरणें जब धरातल पर पड़ते हैं तब धरातल के संपर्क में आने पर वायु की निचली परत गर्म हो जाती हैं और हल्की होकर ऊपर उठने लगते हैं। तो जितना भी वायु अगर कोई भी गर्म होगा तो वो तुरंत ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो रिक्त स्थानों को भर लेती है। कौन से रिक्त स्थानों को, जहाँ से वह वायु जैसे हल्की वाली जब हो जाती है जब गर्म होकर, तो वहाँ पे निम्न वायु आके उसको भर लेती है, तथा ठंडी वायु वहाँ आकर देखिए क्या कर लेती है, वहाँ आ जाती है, तो उस चीज़ को कवर कर लेती है।
अगर नहीं समझ में आया तो हम अभी बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ का वायु क्या है, यहाँ का ऐसे ही वायु है, आपने इसको क्या किया, हीट देकर गर्म कर दिया, या सूर्य के प्रकाश से या चाहे जैसे भी, ये क्या, यह वायु आपका धीरे 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 आपका ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ का वायु अगर ठंडा है तो यहाँ पे इस जगह पे वायु आकर इसको क्या करेगी, इस चीज़ को कवर कर लेगी। ठीक, तो यही ठंडी वायु यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे गर्म होकर उड़ेगी वायु। ठीक, क्योंकि कोई भी चीज़ जब गर्म होता है तो वह, जैसे जब कोई भी चीज़ गर्म होता है तो वह हमेशा ऊपर उठता है। ठीक, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान कौन कौन से जो कारक प्रभावित करते हैं, जैसे समुद्र तल की ऊंचाई, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद दिन की अवधि, फिर इसके बाद सूर्य की किरणें, ये सब जो तापमान को नियंत्रित करते हैं, प्रभावित करते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए, इसको छोटा करना पड़ेगा क्या, नहीं चलिए इसको हम इधर उधर करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या है, सबसे पहले देखिए बीच में, ये बीच में आप देखिए, ये बीच में क्या है, भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी। ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, निम्न वायुदाब पेटी होता है। अब इसके देखिए अगर आप दक्षिण में, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी व्यापारिक पवनें होती हैं, जबकि ये आपका पूछा नहीं जाएगा, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें। अगर मान लीजिए पूछा भी जाएगा तो बाई चांस, तो आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध से होकर भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली जो पवनें होती हैं वे आपकी व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। यही तो है ना। देखिए यह आपका क्या, यह आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा और इसके ऊपर जो होगा वो आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। तो जो दक्षिणी गोलार्ध से जो उत्तरी गोलार्ध की ओर भूमध्य रेखा की ओर जो हवाएं प्रवाहित होती हैं वह आपकी व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। ठीक, अब देखिए यह आपकी क्या है, यह आपकी पेटी है। हमें पेटी देखना है तो पेटी देखते हैं केवल। देखिए पेटी, यह क्या है, यह पेटी आपका है। पेटी आपका इसे कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ का उच्च वायुदाब होगा। ठीक, फिर इसके बाद इसके नीचे आता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब देखिए यहाँ पे उपध्रुवीय पेटी आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे निम्न वायुदाब होगा। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सबसे नीचे ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। अब यही चीज़ ऊपर होगा। देखिए यहाँ पर देखिए यही चीज़ सेम ऐसे ही, यहाँ पर देखिए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी हो जाएगा, फिर यहाँ पे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी हो जाएगा, फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी हो जाएगा। बस ऐसे ही होगा। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें पढ़ना क्या है कि देखिए यहाँ पर 7 पेटियाँ पाई जाती हैं, हमने ये चीज़ पढ़ लिया। इसके बाद पवनें कितना प्रवाहित होती हैं। पवनें आपकी देखिए आपका कितनी होती हैं, एक आपका पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें। आपका समझ में आ गया ना, कौन सी व्यापारिक पवनें होती हैं, कौन सी पछुआ पवनें होती हैं। ठीक, चलिए अब उम्मीद है कि इतना आपको आ गया होगा। ठीक, अब चलिए पवन देख लेते हैं, पवन क्या होता है। पवन क्या होता है, तो एक स्थान से निश्चित दिशा में चलने वाली हवा या वायु को ही पवन कहते हैं। यह हमेशा उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ठीक, यह आपकी 3 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, एक आपकी अस्थाई पवनें होती हैं, एक आपकी मौसमी पवनें होती हैं, एक आपकी स्थानीय पवनें होती हैं। ठीक, तो चलिए एक ही करके देख लेते हैं। सबसे पहले अस्थाई पवनें देखते हैं। तो वे पवनें जो वर्ष भर लगातार अस्थाई होकर चलती रहती हैं वे आपके अस्थाई पवनें कहलाती हैं। इसमें कौन कौन सी पवनें आएगा, इसमें आपका व्यापारिक पवनें आएगा, पछुआ पवनें आएगा, ध्रुवीय पवनें आएगा और शांत पेटी की भी जो पवनें बहती हैं या उसे हम डोलड्रम पवनें कहते हैं। ये आपकी सभी पवनें क्या कहते हैं, अस्थाई पवनें कहते हैं। अब मौसमी या अस्थाई पवनें किसे कहते हैं, मौसम या समय जिन पवनों की दिशा में बिल्कुल उलट जाता है उन्हें आपका मौसमी पवनें कहते हैं। ठीक, इसके बाद आपका अगला आता है स्थानीय पवनें। ये पवनें स्थानीय तापमान और वायुदाब के अंतर के कारण स्थानीय पवनें का विकास होता है। जैसे आपका भारत में लू चलता है, लू आपका क्या है, ये स्थानीय पवनें हैं। इसके बाद अब आप आ गया जलमंडल। अब जलमंडल देखिए, पृथ्वी के धरातल पर लगभग 70% जल पाया जाता है तथा 30% भाग पर थल पाया जाता है। तो जल की मात्रा अधिक होने से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है तथा महासागर का जल कभी स्थिर नहीं रहता है।
हवा के चलने से उसमें लहरें बनती रहती हैं। इस महासागरीय जल में 3 प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी गतियाँ पाई जाती हैं? एक आपका लहरें पाई जाती हैं, एक आपका धाराएं पाई जाती हैं, एक आपका ज्वार एवं भाटा पाया जाता है, जो कि आपका तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं हम लहरें किसे कहते हैं। क्या? लहरें। तो लहर क्या होता है? जो आपका पानी में ऐसे जब कोई हवा जैसे जब उसको दाबती है या उसको प्रेशर करती है, तो वहाँ जो है ऐसे हवा मान लीजिए यहाँ पे दाबी, यहाँ का पानी दब जाएगा, फिर यहाँ पर उठेगा, फिर ऐसे हवा दाबेगी, फिर उठेगा। तो यही जो ऐसे 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 करके लहराता है, जो पानी जो होता है समुद्र का, वही आपका लहर होता है। ठीक, तो क्या परिभाषा इसकी हो जाएगी? समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेलने की क्रिया के कारण लहरें बनती हैं। तो लहरें कैसे बनती है? ऐसे ही सांप की तरह। अब इसके बाद देख लेते हैं धाराएं क्या होती हैं। धाराएं देखिए, महासागरों की सतह पर एक निश्चित दिशा में नदी की तरह जल का प्रवाह होता है, वही प्रवाह ही धारा कहलाता है। अब धाराएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक आपका गर्म जलधारा, एक आपकी ठंडी जलधाराएं। आपकी 2 प्रकार की धाराएं होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गर्म जलधाराएं क्या होती हैं। ठीक, क्या होता है? गर्म जलधाराएं। तो ऐसी धाराएं जो मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं, वे आपकी गर्म जल धाराएं कहलाती हैं, जिसे हम लोग एग्जाम्पल में गल्फ स्ट्रीम की धारा भी कहते हैं। जैसे देखिए क्या कहा है? ऐसी धाराएं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। जैसे देखिए ये पृथ्वी है, तो भूमध्य रेखा यही तो है, तो यहाँ से जो यहाँ इधर चलती है, इधर चलती है, ये जो इधर हवाएं चलती हैं, ये या इधर से इधर चलती है या इधर से इधर चलती हैं, ये आपकी हवाएं गर्म जल धाराएं कहलाती हैं। और जो धाराएं या ध्रुव से होकर भूमध्य रेखा की ओर ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, या भूमध्य रेखा से इधर चलती है, ध्रुव से इधर भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, ये रेखाएं आपकी या ये धाराएं आपकी ठंडी जल धारा कहलाती हैं। ठीक, चलिए तो हम इसको ऐसे देख लेते हैं। ऐसी धाराएं जो ध्रुव से होकर विषुवत रेखा की ओर बहती हैं, ऐसी धारा ठंडी जल धारा कहलाती है। ये जल धारा अपने मार्ग में आने वाली जल का तापमान को कम कर देती है। इसका एग्जाम्पल है लेब्राडोर की जलधारा। क्या होती है? लेब्राडोर की जलधारा क्या कहलाती है? ये आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक, अब आपका आ जाता है ज्वार एवं भाट। ज्वार एवं भाटा, ये अभी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ज्वार भाटा एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी विशिष्ट घटना है जो सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव के कारण जल का उठना ज्वार तथा उठे हुए जल का गिरना या पानी का गिरना आपका भाटा कहलाता है। ठीक, इसके बाद जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं, तो उस टाइम दीर्घ ज्वार आता है। क्या आता है? दीर्घ ज्वार आता है, क्योंकि उस समय जल जो है बहुत ज़्यादा उठता है ऊपर तक। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचता है आपका चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। चक्रवात क्या होता है? देखिएगा, पवनों का ऐसा चक्र जब अंदर की ओर निम्न वायुदाब तथा केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, तो वह चक्रवात आपका कहलाता है। यह हमेशा गोलाकार भंवर टाइप होता है। हवाएं भी 2 प्रकार की चलती हैं, एक आपकी क्लॉकवाइज, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो चक्रवात कौन सा होता है? चक्रवात वह आपका होता है, देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, तो वह आपका चक्रवात कहलाता है। और अगर केंद्र में निम्न वायुदाब होगा तो आपका प्रतिचक्रवात होगा। ठीक, इतना याद कर लीजिएगा। देखिए उत्तरी गोलार्ध में आपका जो है, देखिए यहाँ पे केंद्र में देखिए हवाएं ऐसे चल रही है, केंद्र की ओर आ रही है हवाएं। ठीक, और यहाँ पे देखिए आ रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ से कैसे आ रही, उत्तरी गोलार्ध की तरफ से देखिए आ रही है। देखिए ऐसे आ रही है ना। यह आपकी घटना आपका बनता है उत्तरी गोलार्ध में, इस तरह की हवाएं चलती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार की हवाएं चलती हैं? देखिए इस तरह, देखिए जैसे घड़ी की टाइप, जैसे देखिए घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं आपकी ऐसे चलती हैं, एकदम क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। और अगर उत्तरी गोलार्ध में अगर आप देखेंगे यही प्रतिचक्रवात जो है, प्रतिचक्रवात नहीं चक्रवात, तो आपका यही एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना।
क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, चलिए अब आपका हम देख लेते हैं प्रतिचक्रवात क्या होता है। चक्रवात का ठीक उल्टा प्रतिचक्रवात में, जिसमें केंद्र में उच्च वायुदाब होता है और बाहर की तरफ निम्न वायुदाब होता है। चक्रवात में क्या होता है, बाहर की तरफ जो उच्च वायुदाब होता है तथा केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, तो वह आपका चक्रवात कहलाता है। ठीक, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक नंबर पूछता है चक्रवातों के नाम, यह किस देश में आपका पाया जाता है। जैसे हरिकेन चक्रवात यह कहाँ पाया जाता है, यह आपका वेस्ट इंडीज में पाया जाता है। और टाइफून चक्रवात ये चीन, जापान, फिलीपींस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, चीन, जापान, फिलीपींस। और टॉर्नेडो चक्रवात कहाँ पाया जाता है, ये आपका यूएसए और मैक्सिको में पाया जाता है। और चक्रवात किस नाम से जानते हैं, चक्रवात को चक्रवात नाम से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जानते हैं। और विली विली के नाम से कहाँ पे जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम लोग विली विली के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं एक टॉपिक और बच्चा, हरित क्रांति। इसके बाद आपका आ जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक, चलिए देखते हैं हरित क्रांति क्या होता है। देखिए हरित क्रांति वह होता है कि हरित क्रांति का तात्पर्य है कृषि करने के तरीकों में सुधार करना तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि से है। इसमें अच्छी बीज, अच्छी खाद, पर्याप्त सिंचाई के साधन, ट्रैक्टर आदि को विकसित करने पर जोर दिया जाता है। ठीक, ये आपका हरित क्रांति होता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में नॉर्मन ई बोरलाग ने किया था। इन्होंने विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपके भारत में MS स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक। ठीक, अब हरित क्रांति के तत्व देख लेते हैं। क्या देखते हैं, हरित क्रांति के तत्व। तो हरित क्रांति के तत्व क्या हैं, अधिक उपज वाले फसलों के लिए उन्नत किस्म के बीज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्या हुआ, कृषि हेतु उपकरण पर भी काम किया गया। फिर इसके बाद कृषि के सिंचाई हेतु नलकूप आदि की व्यवस्था की जाने लगी। फिर इसके बाद बहुफसली कार्यक्रम हुआ कि मतलब एक फसल बोया गया, फिर इसके बाद उसके बाद दूसरी फसल बोया गया, फिर इसके बाद तीसरी फसल बोया गया। जैसे गेहूं के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, गेहूं के बाद हम लोग धान बोते हैं, है ना, या कहीं कहीं पे जो है गेहूं के बाद पिपरामिंट बो देते हैं या मेंथा जिसे नाम से जानते हैं, इसके बाद तब धान बैठाते हैं। ठीक, तो ये आपका बहु जो है फसल हो गया। और आपका जो होता है कृषि आपका उपकरण, जैसे आपका मान लीजिए कल्टीवेटर हुआ, रोटावेटर हुआ, हैरो हुआ, इन सब का उपकरण का आविष्कार हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा इस पर शोध किया गया, बहुत ज़्यादा इस पर बल दिया गया। तो अच्छे अच्छे किस्म के जो ट्रैक्टर आ गए, अच्छे अच्छे हाई पावर के ट्रैक्टर और जो है रोटावेटर, कल्टीवेटर, इन सब पर बल दिया गया। ठीक, क्योंकि उस टाइम जो है 1960 के दशक में जो है फसलें उतनी अच्छा हो नहीं पा रही थी, तो भूखमरी की समस्या आ गई थी। तो उस समय जो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद आपके जो है वहाँ पे 1962 में जो है आपका क्या हो गया था, चीन से युद्ध भी हो गया था। ठीक, जब चीन से युद्ध भी होगा तो वहाँ पे भी हानि हुई भारत का। ठीक है, तो इस प्रकार खाद्यान्न की कमी होने लगी। तब इसके बाद जो वहाँ से जो है खाद्यान्न मंगाया गया था 1965 या 70 के आसपास, जो है 1969 में जो है क्या 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। तब इन्होंने जो है अमेरिका से जो है खाद्यान्न वगैरह, गेहूं वगैरह मंगाया। तो वहाँ पे जो है जब गेहूं मंगाया तो गेहूं वहाँ पे सड़ा हुआ था। कैसा था, गेहूं जब सड़ा हुआ था, तो जब गेहूं सड़ा हुआ जब निकला तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि अब हमें जो है कृषि पर काम करना है। तब उन्होंने जो है उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। इसके बाद क्या हुआ, चलिए अब वो सब बहुत कहानी बड़ी लंबी है ना। चलिए हम देखते हैं हरित क्रांति से लाभ। हरित क्रांति से लाभ कौन से हैं, कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि हो गई। ठीक, इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद कृषकों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जो आत्महत्या वगैरह कर रहे थे उन सबका भी आत्मविश्वास बढ़ने लगा। फसलें अच्छी होने लगी, फसल उत्पादन तेज हो गया और तथा किसानों की आय में भी वृद्धि हो गया। जब फसल अच्छी होगी तो क्या होगी कि किसान खुश होंगे ना। किसान जब खुश होंगे तो उनकी आय भी क्या होगी, वृद्धि होगी। उनकी जब आय वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है हर कोई भी किसान होगा, जब उनकी आय में वृद्धि होगी तो वह खुश होगा, जाहिर सी बात है। ठीक, इसके बाद आपका है कृषि के विकास के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय। तो कौन कौन से उपाय अपनाए गए,
सिंचाई और नलकूप जैसे जल संसाधन की सुविधा की गई, नहरें खूब खुदवाई गई। इसके बाद जो है जोर दिया गया जो है नलकूप पर जो है। इसके बाद फिर अच्छे किस्म के बीज जो है सरकार जो उपलब्ध कराना स्टार्ट करे। फिर उर्वरक खाद जो है अच्छे से जो है देने लगी किसानों को। कृषि यंत्र पर जो है अच्छे से काम किया। फिर कृषि बीमा भी सरकार एक स्टार्ट की, जिससे फसल अगर आपको, जिससे मान लिया जाए आपका 1 बीघा का खेत है, 1 बीघा का, तो उसमें अगर मान लीजिए 10,000 का धान आपका होगा, ठीक। अब धान हुआ तो आपको जो है हर महीने जो है 200 रुपया या मान लीजिए या 500 रुपया जो है आपको देना पड़ेगा। या अगर मान लीजिए 200 रुपया अगर आपने दिए तो 5 महीने में आपका कितना हो जाएगा, 5 गुणे 200, ये आपका हो जाएगा 1,000 रुपया। और अगर मान लीजिए 200 रुपया और जोड़ देना तो 1,200 रुपया आप क्या करेंगे, देंगे सरकार को। तो वह सरकार क्या करेगी, अगर आपकी फसल उस समय एकदम बिल्कुल सूखा के कारण या किसी भी आपदा के कारण एकदम पूरी नष्ट हो जाती है, सरकार आपको 10,000 रुपया देगी। क्या देगी, सरकार आपको 10,000 रुपया देगी। अब सरकार जो प्रावधान करे, 10,000 रुपया, 6,000 रुपया, 5,000 रुपया, और जैसे जो अपनी वो किस्त बांधे, बीमा जैसे जो व्यक्ति कराए उस हिसाब से होता है, ठीक। चलिए अब देख लीजिए, अब आपका इधर आपका अर्थशास्त्र शुरू होता है। ये आपकी जो है अगले वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में अर्थशास्त्र। फिर इसके बाद कंप्लीट कर दें एक वीडियो में। फिर आपका अगला आ जाएगा इतिहास। इतिहास ख़त्म करने के बाद फिर आपका आ जाएगा भारतीय वर्तमान समाज, उसको ख़त्म करेंगे। इसके बाद जनवरी से हम पूरा प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, जितना भी सब सीरीज वगैरह ये सब कराएंगे, ठीक। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बिल्कुल अपनी परीक्षा की तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए मन लगा के। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लोगों के पास शेयर करिएगा। फास्ट रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। थैंक यू।